आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। भौतिक अवशेष पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेषों को ढूंढने में मदद करती हैं। भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहासिक और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। प्रागैतिहासिक का संबंध उस काल से है जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है, और इतिहास मुख्यतः निम्नलिखित सामग्री पर आधारित है। प्रागैतिहासिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। समानतः ऐसे स्थल मुख्यतः आवासीय अवशेषों के रूप में नहीं होते, बल्कि मनुष्य पदप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। ये पठार और पहाड़ों के ढलान पर, नदियों के किनारे और ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाषाण युग के कई पत्थरों और औजार भी इन स्थल पर पाए गए हैं। औजार, पौधे, जानवर और मनुष्य के अवशेष हिम पूर्व युग के जलवायु की स्थितियों को दर्शाते हैं। हालांकि ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने का प्रमाण मिलता है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या उसकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है। इस प्रकार हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति को आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक में रखा गया है। यही हाल ताम्रयुग, चालकोलिथिक या ताम्र प्रसारण युग के संस्कृति का है, जहां लोग लिखना नहीं जानते थे। भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक के शिलालेखों से मिलती है, जो इस समय ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती है। हालांकि अशोक से पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य स्रोतों के बावजूद इतिहासकारों के लिए पुरातत्वशास्त्र के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग टीलों और खंडहरों ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ पड़ा है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं: एकल संस्कृति, प्रधान संस्कृति और बहु सांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक तरह की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ टीले या खंडहर केवल पेंडेंट ग्रे वेयर संस्कृति को दर्शाते हैं। कुछ सातवाहनों और कुषाणों की संस्कृति को। प्रधान सांस्कृतिक टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जा सकती है। बहुसांस्कृतिक टीले या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जहां कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त है। रामायण और महाभारत के मामले में इन अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीज़ों के जरिए उस वक्त की संस्कृति व अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।
किसी अवशेष या खंडहर की खुदाई लंबवत या समतल रूप में हो सकती है। लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाई नुमा खुदाई, जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सके। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है। समतल खुदाई का तात्पर्य है पूरे अवशेष या खंडहर की खुदाई या इसके अधिकतम हिस्से की खुदाई। इस विधि से पुरातत्वविदा को एक कालखंड विशेष में किसी जगह की संपूर्ण संस्कृति का अनुमान लग सकता है। चूंकि ज़्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है, इसलिए वे उस समय की भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण से ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इन टीलों या खंडहरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य गंगा आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदान और डेल्टा प्रदेशों के मध्य लोहे की वस्तुओं का क्षरण हुआ है और कच्चे मकानों या संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई है। सिर्फ ज़्यादा पकी हुई ईंट और पत्थर से निर्मित वस्तुएं ही गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों में सुरक्षित पाई जा सकती हैं। खुदाई के मध्य से ईसा पूर्व 6000 में बलूचिस्तान में लोगों द्वारा निर्मित गांव सामने आए हैं। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में विकसित भौतिक संरचनाएं भी सामने आई हैं। इससे लोगों के रहवासों जहाँ से बसते थे उसका वह पता चलता है। साथ ही में मिट्टी के बर्तनों, उसके रेशेदार खाने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों का भी पता चलता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग, जिन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया है, उनकी भी जानकारी मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथी कहा जाता है। हालांकि कुछ मेगालिथी इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई में लौह युगीन से आगे के दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सिलसिलेवार और सुनियोजित रूप में पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। इस काल को निश्चित करने की कई विधियां हैं। उनमें रेडियोकार्बन डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। रेडियोकार्बन या कार्बन 14 C14 रेडियो सक्रिय आइसोटोप कार्बन है जो प्रत्येक जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। यह अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ की तरह ही समान रूप से विघटित होता है। किसी जीवित वस्तु में हवा या भोजन द्वारा C14 के अवशोषित हो जाने के कारण C14 का विघटन कम होता है। हालांकि जीवित वस्तुओं के निष्प्राण होने पर C14 घटकों का विघटन समान अनुपात में जारी रहता है और तब हवा व भोजन द्वारा वह अवशोषित नहीं होता।
प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान रेडियोकार्बन में हुए क्षरण की माप के जरिए उसके होने के समय का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियोकार्बन का विघटन समान रूप से होता है। सर्वविदित है कि रेडियोकार्बन का अर्ध जीवन काल 5568 वर्षों का होता है। किसी रेडियोकार्बन वस्तु के अर्ध जीवन काल का तात्पर्य उस अंतराल से है जिसमें वस्तु विद्यमान रेडियोकार्बन सक्रिय तत्वों का ह्रास हुआ है। इस प्रकार किसी वस्तु का अस्तित्व यदि 5568 वर्ष पहले समाप्त हो गया तो उसे विद्यमान C14 पदार्थ का अस्तित्व काल आधा हो जाएगा, और कोई वस्तु 11,136 वर्ष पहले समाप्त हुई तो उनमें विद्यमान C14 घटकों का अस्तित्व काल 1/4 हो जाएगा। लेकिन इस विधि के द्वारा 70,000 साल पुरानी वस्तु का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। जलवायु और वनस्पति के इतिहास के जानकारी पौधों के अवशेषों, विशेषकर पराग के परीक्षण से हासिल की जाती है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईसा पूर्व 7,000 से 6,000 तक में राजस्थान और कश्मीर से कृषि होती थी। धातु की कलाकृतियों के स्वभाव एवं घटकों के साथ साथ उन खदानों और धातु तकनीकी के विकास का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है, जिससे धातु निकाले जाते थे। जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से जानवरों के इस्तेमाल और पालतू होने की जानकारी मिल जाती थी। इतना ही नहीं, पुरातत्व शास्त्र मृदा संग्रह करता है जिसमें ठोस अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि मोटे और तौर पर ईसा पूर्व 3000 तक प्रागैतिहासिक के संपूर्ण अध्ययन के लिए मिट्टी और चट्टानों के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। यह भूशास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह पौधों और जीवों के दुनिया भी धीरे धीरे बदलती रहती है। उनका इतिहास जीव विज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। मानव इतिहास को समझना न तो मिट्टी, पौधों और जानवरों को समझे बिना संभव है, ना ही दूसरी तरफ मानव के बीच के निरंतर संबंधों को समझे बिना संभव नहीं है। भूभार्गी और जैविकीय प्रगति न केवल प्रागैतिहासिक बल्कि इतिहास को भी समझने की सहायता प्रदान करता है। पुरातात्विक अवशेषों के मद्देनजर पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाले इतिहास के कुल समय के पैमाने का 98% से अधिक का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक और जैविक अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सिक्के। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में सिक्कों और शिलालेखों को सतह पर पाया गया है। इनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज निर्मित नहीं थी, बल्कि धातु के सिक्के के रूप में थी। प्राचीन सिक्के धातु से बनाए जाते थे। वे तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनाए जाते थे। जली हुई मिट्टी से बनने वाले सिक्के और उन्हें बनाने वाले ढांचों की खोज भी बड़ी तादाद में की गई। उनमें से ज़्यादातर संबंध कुषाण काल से है, जो कि पहले 3 ईसा सदी से है। गुप्त काल के बाद इस तरह के ढांचे का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था।
चूँकि प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह कुछ भी नहीं था, लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तन में धन इकट्ठा किया करते थे और उनको बहुमूल्य चीज़ों के रूप में रखते थे ताकि वे ज़रूरत के समय उनका इस्तेमाल कर सकें। भारत के विभिन्न हिस्सों में सिक्कों के ऐसे कई ढेर पाए गए हैं जिनमें केवल भारतीय ही नहीं, रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में ढाले गए सिक्के भी थे। वे मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में संरक्षित हैं। कई भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान संग्रहालयों में है। विदित है कि लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया। फलस्वरूप वे कई भारतीय सिक्कों को भारत में बाहर ब्रिटेन के निजी और सार्वजनिक संग्रहों के संग्रहालय में ले जाने में सफल रहे हैं। प्रमुख वंशों के सिक्कों की सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया है। हमारे भारत में यह सूची कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय इत्यादि जगहों पर है। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के हैं जिसकी सूची तैयार कर प्रकाशित की जानी है। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद में सिक्के राजाओं और देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम और तारीखों का भी उल्लेख करते हैं जहां वे पाए जाते हैं। उससे उन्हें उनके संचरण के क्षेत्र का संकेत मिलता है। इस सब ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बना दिया है, खासकर यूनानियों के जो उत्तर अफगानिस्तान में भारत आए थे और यहाँ दूसरी ओर ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक शासन किया। हम उनके बारे में भी इस आधार पर जानकारी हासिल कर पाए हैं। सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों मसलन दान, भुगतान और विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। ये उस वक्त के आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे। इससे पता चलता है कि उन दिनों शिल्प और वाणिज्य महत्वपूर्ण हो चुके थे। सिक्कों ने उन दिनों लेन देन में बड़े पैमाने पर मदद की और व्यापार में योगदान दिया। सर्वाधिक बड़ी संख्या में भारतीय सिक्के मौर्य काल के बाद के काल में मिलते हैं। ये सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने होते थे। गुप्त काल से सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। इससे यह स्पष्ट है कि मौर्य के बाद खासकर गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य के बड़े पैमाने पर विकास हुआ। हालांकि उत्तर गुप्त काल के कुछ ही सिक्के पाए गए हैं जो उस काल के व्यापार और वाणिज्य के पतन को दर्शाते हैं। वे सिक्के राजाओं और देवताओं और धार्मिक प्रतीकों तथा किंवदंतियों को दर्शाते हैं जो उस समय के शिल्प और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था, मगर उसकी क्रय शक्ति कम थी। यह उत्तर गुप्त काल के भारी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन हो सकता है इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा हो। शिलालेख। सिक्कों की तुलना में शिलालेख कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अध्ययन को पूरा लेख एपिग्राफी कहा जाता है
और शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन की पैलियोग्राफी कहा जाता है। मुहरों, पत्थरों के खंभों, चट्टानों, तांबों के गोलों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के पट्टों, ईंटों या छवियों पर भी अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। पूरे भारत में सबसे पहले पत्थर अभिलेख दर्ज किए गए थे। हालांकि क्रिश्चियन युग की प्रारंभिक शताब्दियों में इस प्रयोजन के लिए तांबे के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर भी पत्थर का शिलालेख का उत्कीर्ण दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर जारी रहा। स्थायी दस्तावेज के रूप में उस क्षेत्र में भी मंदिरों के दीवार पर दर्ज शिलालेख बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। सिक्कों की तरह शिलालेख देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में यह मैसूर के मुख्य पुरालेखविद के कार्यालय में सुरक्षित है। सबसे प्राचीन शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत में लिखा गया था। उत्कीर्ण लेखों के माध्यम के रूप में संस्कृत 2री शताब्दी ईस्वी में अपनाई गई है और इसका व्यापक इस्तेमाल 4वीं और 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। लेकिन प्राकृत का इस्तेमाल फिर भी चलन में था। 9वीं और 10वीं शताब्दियों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिलालेखों द्वारा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास में संबंधित अधिकांश शिलालेखों के एक श्रृंखला प्रकाशित हुई है, जिन्हें भारतीय अभिलेख कोश कहा जाता है। लेकिन गुप्त काल के बाद शिलालेख इस तरह व्यवस्थित रूप में बहुत कम संकलित पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के मामले में शिलालेखों को भौगोलिक सूची प्रकाशित की गई है। अभी भी 50,000 अभिलेखों का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिण भारत में हैं। हड़प्पा की शिलालेख, जिससे आज भी समझने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि इन्हें चित्र लिपि में लिखा गया है, जिसमें चित्र के रूप में विचारों और वस्तुओं को अभिव्यक्त किया गया था। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी उत्कीर्ण हुए हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हालांकि उत्तर पश्चिम भाग को छोड़कर भारत भर में लगभग सभी जगह ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अशोक शिलालेख लिखने के लिए ग्रीक और आर्मेनिक लिपियों का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी मुख्य लिपि बनी रही। ब्राह्मी लिपि एवं उनकी भिन्नताओं में महारत हासिल किए हुआ कोई भी पुरातत्ववेत्ता 7वीं शताब्दी तक के भारतीय शिलालेखों को आसानी से समझ सकता है। लेकिन बाद के दिनों में यह भी पता चला कि इस लिपि में क्षेत्रीय विविधता बहुत है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में पाई गई हड़प्पा की मुहरों के शिलालेख को कुछ विद्वान प्रतीकात्मक मानते हैं। भारतीय इतिहास में ईरानी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा गया। इनका संबंध ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से है और ये ईरान में पाए जाते हैं। वे प्राचीन इंडो इरानियन और सेमेटिक भाषा की कलाकार
लिपि में भी दिखाई देते हैं। इनमें हिंदू और या सिंध क्षेत्र में ईरान की विजय का वर्णन है। जाहिर है कि भारत में सबसे प्राचीन और पाठनीय शिलालेख अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये मौर्य इतिहास और अशोक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। 14वीं शताब्दी के फिरोज शाह तुगलक को 2 अशोक स्तंभ मिले, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पे। इन शिलालेखों को वे दिल्ली ले आए और अपने साम्राज्य के विद्वानों से इन शिलालेख को पढ़ने को समझने को कहा, लेकिन वे विद्वान इसे पढ़ने में विफल रहे। ऐसे ही कठिनाइयों का सामना ब्रिटिश को भी करना पड़ा जब उन्हें 18वीं शताब्दी में आखिरी वर्षों में अशोक के शिलालेखों की खोज की। इन शिलालेखों में लिखे हुए को पहली बार सन 1837 में जेम्स प्रिस्पी ने समझाया, जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। हमारे पास विभिन्न प्रकार के शिलालेख हैं। उनमें से कुछ शाही आदेश के रूप में हैं, तो कुछ सामान्य लोगों के सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में शाही निर्णय के रूप में हैं। अशोक के शिलालेख इसी श्रेणी के हैं। दूसरे शिलालेखों में बुद्ध, जैन, वैष्णव और शैव जैसे धर्मानुयायियों की उपासनाओं जैसी बातें हैं। ये सब भक्ति के स्मारक के रूप में स्तंभों, पत्थरों, मंदिरों या चित्रों में दिखाई जाती हैं, जबकि अन्य प्रकार के शिलालेख राजाओं और विजेताओं के गुणों को, उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं और उनकी पराजय और कमजोरियों की अनदेखी करते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख इसी श्रेणी में हैं। हमारे पास दान कर्म के ढेर सारे रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज हैं, जो विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों से दर्ज किए जाते थे। पैसे, मवेशियों, भूमि आदि का दान न केवल राजाओं और राजकुमारों द्वारा होता था, बल्कि कारीगरों और व्यापारियों द्वारा भी होता था। प्राचीन भारत में भूमि व्यवस्था और प्रशासन संबंधी अध्ययन के लिए मुख्य रूप से उस दौर के प्रमुख और राजकुमारों द्वारा बनाए गए भूमि अनुदानों के दस्तावेज बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये ज़्यादातर तांबे की बनी पर्चेनुमा चद्दरों पर उत्कीर्ण थे। वे भिक्षुओं, पुजारियों, मंदिरों, मठों, जागीरदारों और अधिकारियों को अनुदान स्वरूप प्रदत्त भूमि, राजस्व और गांव के दस्तावेज हैं। वे सभी भाषाओं में लिखे गए हैं, जिनमें प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु शामिल थे। अब इसी के साथ ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तीसरा अध्याय अगले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।